अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं IS-26 दैट इज़ रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स। इससे पहले मैंने जो स्टैंडर्ड पे वीडियो बनाई है वो IS-19 दैट इज़ रिलेटिंग टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स। वो मैंने काफ़ी डिटेल में स्टैंडर्ड कवर किया है। एक समरी को मतलब एक डिटेल्ड समरी उसकी आपके साथ शेयर की है और आपको रिकमेंड किया था कि आपने उस स्टैंडर्ड के साथ ये स्टैंडर्ड लाजमी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड आपस में बहुत लिंक्ड हैं। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं और आपने वो स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा तो आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले आप उसको कंसल्ट करें, ठीक है, मतलब इस स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले देन आप इस पर आएँ, क्योंकि ये टोटली लिंक्ड विद IS-19, ठीक है। अच्छा जी, ओवरव्यू मैं थोड़ा आपको दे देता हूँ कि IS-19 में हमने पढ़ा था कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब डिफरेंट तरह के जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं, उसके बाद है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं और अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर्स टर्म्स, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी कि आपने अगर 1 साल से बाद में पे करने हैं तो वो नॉन करंट है, विद इन 1 ईयर करने हैं तो करंट है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड देने हैं तो वो करंट बेनिफिट्स हैं, आपने एम्प्लॉयमेंट के बाद देने हैं, टर्मिनेशन पर देने हैं या रिटायरमेंट पर देने हैं तो वो उसकी अकाउंटिंग थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हमने जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पढ़े थे उनमें दो ब्रॉडर कैटेगरीज थी जो कि थे डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स और डिफाइंड कंट्रीब्यूशंस प्लान्स, ठीक है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है, कि आ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान विच बाय विच एम्प्लॉय रिसीव बेनिफिट बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला यूजुअली लिंक्ड टू एम्प्लॉय अर्निंग जस्ट लाइक ग्रेचुटी, ठीक है, कि एक फार्मूले के तहत बस एक जो लाइबिलिटी बनाते हैं उसको अनवाइंड करते रहते हैं, ठीक है, मतलब एक्चुअली में कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं हो रहे होते। लेकिन जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है उसमें हर साल के एंड पे बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस एस्टिमेट्स कुछ एक्चुअल में कंपनी जो है ना कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और मोस्टली टाइम ऐसे होता है कि जितनी अमाउंट एक एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से कंट्रीब्यूट खुद करती है सेम एम्प्लॉई की सैलरी से डिडक्ट भी करते हैं, ठीक है। अब एनुअल में इसलिए कह रहा हूँ, बेसिकली काम तो मंथली चल रहा होता है हर महीने के हिसाब से, लेकिन इसकी प्रोविजंस वगैरह जो है वो एक एनुअली वो चल रही होती है उस हिसाब से, लेकिन डिडक्शंस वगैरह हर महीने हो रही होती हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड IS-26 इसका स्कोप क्या है, मतलब क्या यह डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स पे लगता है या कंट्रीब्यूशंस पे लगता है। तो बेसिकली इसका स्कोप तब ही ओरिजिनेट होता है कि जब एक एंटिटी ने एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान अपनी ओन अपनी ओन जो रिकग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है, उससे अलग एक एंटिटी क्रिएट की होती है, ठीक है। लेट्स सपोज एक एंटिटी है जिसका नाम है सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है, लेकिन उसने एक प्रोविडेंट फंड के लिए बनाया हुआ है जिसका नाम है कि सिस्टम्स लिमिटेड प्रोविडेंट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, लेकिन वो दोनों दो सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों की रिटर्न सेपरेट जाती है, रजिस्ट्रेशन सेपरेट हुई हुई है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हम जो प्रोविडेंट फंड है उस पर IS-26 की जो अकाउंटिंग है वो अप्लाई होगी कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, क्या वो करनी है। अब सिस्टम्स लिमिटेड ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है, जस्ट उन्होंने कंट्रीब्यूशंस प्लेस करके कंट्रीब्यूशन दे के साइड पे हो जाना है, मतलब बाकी अब जो काम है कि उस कंट्रीब्यूशन को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगी, कैसे उसका P&L बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, कैश फ्लो बनेगी, जो भी चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे IS-26 में, ठीक है। अब IS-26 एक जस्ट एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स को डिस्कस करता है। बाकी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से होंगी, उसका जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है वो क्या होगी, वो स्मॉल साइज़ पे बनेगी, वो लार्ज साइज़ पे बनेगी, वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज पे बनेगी, या वो IFRS फॉलो करके बनेगी, या वो US GAAP, ये सारी एक
सब्जेक्टिव चीज़ें हैं और ये डिपेंड करती हैं कि अपनी एंटिटी ने कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई किया हुआ है। बस एक चीज़ तो कंफर्म है कि उसने आईएफआरएस या आईएस अडॉप्ट किए हुए हैं, तो उसने अपनी अकाउंटिंग जो है वो आईएस 26 के अंडर लाजमी करनी है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि मैंने क्या बताया है कि आईएस 26 स्टैंडर्ड जो है वो उन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स या डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स पे अप्लाई होता है जो कि एक एंटिटी ने अपने से अलग सेपरेट एंटिटीज़ जो क्रिएट की हुई हैं। क्योंकि देखें अक्सर ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ के पैसे हैं ना, कंपनी कहती है कि जो है ना हम इसको शायद मैनेज करना मुश्किल, देखो मैनेज तो बैकएंड पे वही कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी जो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे इसको सेपरेट दिखाना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, और दूसरा कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं ये लीगल भी कि आपने उनको अलग से वो करना है। क्योंकि देखें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कंपनी की एक वेल बीइंग के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि फ़ंड बना के एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन आएगी। सम अदर एरियाज आर वेयर इम्प्रूवमेंट्स कैन बी एडेड, वैल्यू कैन बी एडेड, बट इट्स मे बी अ लीगल रिक्वायरमेंट के जो है आईएस 26 की अकाउंटिंग अप्लाई हो रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स के लिए सेपरेट एंटिटी क्रिएट कर दे। तो जब सेपरेट एंटिटी क्रिएट होगी तो आईएस 26 की जो अकाउंटिंग है वो अप्लाई होगी उस एंटिटी के लिए जो कि क्रिएट हुई है। अब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, उसका ऑडिट होगा नहीं होगा, ये सारी अब एक जो है सब्जेक्टिव बातें हैं। मोस्टली ऑडिट वगैरह उसके हो रहे होते हैं और उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि जो उसका ऑडिटर हो वो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होना चाहिए। मतलब लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर जेडीडब्ल्यू को फर्गूसन या ट्रीट बैटरी को रहमान सरफराज ऑडिट करती है, तो इस केस में जो उनके प्रोविडेंट फंड्स हैं उनके ऑडिटर्स माइट बी सम अदर्स, मे बी सम अदर चार्ट अकाउंटेंट फर्म्स, वो डिफरेंट फर्म्स होंगी। तो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स क्या है? एन अरेंजमेंट बाय विच एन एंटिटी प्रोवाइड्स बेनिफिट एनुअल इनकम और लमसम टू एम्प्लॉयज आफ्टर देयर टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विस। ठीक है, और स्कोप क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स। ठीक है, बेनिफिट जो प्लान है बेशक वो कंट्रीब्यूशन है या डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, ये स्टैंडर्ड उनकी रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई होगा वेयर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है जी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। क्या द रिपोर्ट ऑफ अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान शुड कंटेन आइदर a statement that show the net asset available for benefits, the actuarial present value of promised retirement benefit, distinguish between vested benefits on non-vested benefit, and the resulting excess or deficit। ठीक है, आपने मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी है कि ये हमारे एसेट्स हैं उसकी फेयर वैल्यू है, ये हम जो लाइबिलिटी है उसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, इसमें से वेस्टेड बेनिफिट्स इतने, वेस्टेड से मुराद ये कि जो बेनिफिट्स जस्ट हमने पे करने हैं वो वेस्ट हो गए हैं, वो ड्यू हो गए हैं। मतलब एम्प्लॉई ने वो सर्विस दे दी है, प्रॉपर उसने दी है, ड्यूली दी है, वो अब रिटायर हो गया है, बस उसको पेमेंट करना है। ठीक है, वेस्टेड मतलब ड्यू हो गए हैं। और नॉन वेस्टेड ये है कि वो अभी कंटिन्यू है कि एम्प्लॉयर अभी सर्विस में है, वो सर्विस दे रहा है, तो जैसे जैसे सर्विस दे रहा है करीब आता जा रहा है तो वो वेस्टेड बेनिफिट्स बनते जा रहे हैं, लेकिन एट पॉइंट ऑफ टाइम वो अभी नॉन वेस्टेड बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो वेस्टेड बेनिफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेस्ट बेनिफिट्स बेसिकली क्या है कि जो बेनिफिट्स हम एम्प्लॉय को देने जा रहे थे उससे रिलेटेड अगर हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन की थी तो वो अगर कंप्लीट हो गई हैं, एम्प्लॉय ने फुलफिल कर दी हैं, तो मतलब उसको बेनिफिट्स ड्यू हो गए हैं। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स, के जो नेट एसेट्स हैं ना बेनिफिट्स के लिए अवेलेबल हैं उनको आपने बताना है कि वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जो एसेट्स हैं जो बेनिफिट्स के लिए प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने टीडीआर में इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, मैंने सेविंग अकाउंट में इतनी इन्वेस्टमेंट है, व्हाट्सएवर जो भी है। ठीक है,
including either a note disclosing the actual present value of promised retirement benefits, distinguish between vested benefits and नॉन vested benefit। जिस तरह आपने एसेट्स के बारे में बताया है कि वेस्टेड कौन से हैं, नॉन वेस्टेड कौन से, इसी तरह आपने लाइबिलिटी के बारे में भी बताना है, और दोनों को मोस्टली नेट करके हम दिखा रहे होते हैं। ठीक है, नेट करके बड़ी जो कंपनी है मेन, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं, लेकिन जो ये फंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको हम इसमें सेपरेट भी दिखा रहे होते हैं। मतलब एसेट्स के हेड में एसेट्स आ रहे होंगे, लाइबिलिटीज़ के हेड में लाइबिलिटी आ रही होगी। ठीक है, if an actuarial valuation has not been prepared at the reporting date of defined benefit plan, ठीक है, defined benefit plan की बात हो रही है, the most recent valuation should be used। अब देखें, इसमें तो स्टैंडर्ड आपको अलाउ कर रहा है आईएस 26 कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, अगर कंपनी ने अपने डिफाइंड बेनिफिट प्लान की वैल्यूएशन नहीं की। अब देखें, ये जो वैल्यूएशन है ना, ये सेपरेट वैल्यूएशन है। किस वैल्यूएशन से सेपरेट है? वो वैल्यूएशन जो आपने मेन कंपनी के अकाउंट्स में नोट नहीं डाला था, एक्चुरियल रिपोर्ट ली थी, ये उससे डिफरेंट है। ठीक है, उस पर कोई वो नहीं है, वो आपने लाजमी करवानी है। अगर वो नहीं करवाओगे तो ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट में जो है ना उसको क्वालिफाई कर देना हेड को। ठीक है, लेकिन इसमें इधर आपको जो है एक कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने अगर वैल्यूएशन ना करवाई अपनी इस एंटिटी की, कि इसमें कितने बेनिफिट्स हैं, कितने एसेट्स हैं, उनकी फेयर वैल्यू क्या है, ठीक है, एस्टीमेट जजमेंट्स की बेस पे, तो वो कह रहे हैं कि आपने ना लास्ट ईयर की जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं मोस्ट रिसेंट, लेकिन आपने इस फैक्ट को बस डिस्क्लोज कर देना है अकाउंट्स में। लेट्स सपोज 2024 में हम किसी वजह से नहीं करवा सके, तो हमने 23 की वैल्यूएशन की बेस पे ही आगे चला देनी है, और उसको कह देना है, लिख देना है अकाउंट्स में, एक लाइन आइटम डाल देनी है कि लास्ट ईयर की वैल्यूएशन ही यूज़ हुई है फॉर सम रीज़न, या जो भी रीज़न हो आपने वो डिस्क्लोज लास्ट में कर देनी है। The actuarial valuation present value, the actuarial present value of promised retirement benefit should be based on the benefit of promised under the term of the plan on service rendered to date using either current salary level or projected salary level। ठीक है, ये मेथड बता रहा है कि आपने किस तरह से उसकी वैल्यूएशन डिटरमाइन करनी है। विद डिस्क्लोजर ऑफ द बेसिस यूज्ड, उसके बाद द इफेक्ट ऑफ एनी चेंजेस in actuarial assumption that have had significant effect on the actual present value of performance should be disclosed। ठीक है, कि जो कोई assumptions वगैरह यूज़ हो रही हैं वो आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है। बेसिकली आपने कुछ भी नहीं करना होता कंपनी ने, ठीक है, बस फाइनेंशियल बनानी है, और जो वैल्यूज़ वगैरह है ना वही इसको देख रहे होते हैं, वही इसकी वैल्यूएशन को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, वही एक्चुअल अजम्पशंस को देख रहे होते हैं। बस हमने उनकी एडिक्वेसी को, उसकी रीज़नेबलनेस को, इस तरह की चीज़ों को एक ऑडिटर ने चेक करना है और एक कंपनी ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। ठीक है, द रिपोर्ट शुड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोमिस रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान एंड द नेट एसेट अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स। ठीक है, कि हमने कितने पैसे देने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और कितने हमारे पास अवेलेबल एसेट्स हैं वो, एंड दी पॉलिसी फॉर दी फंडिंग ऑफ दी प्रोमिस्ड बेनिफिट्स, कि जो प्रोमिस्ड बेनिफिट्स हैं हम इसको फंड कैसे करेंगे। देखें ना, डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या हो रहा है, जस्ट एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसी को जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यूएशन जो है ना उसको अमोर्टाइज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं, बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड सैलरी लेवल, एक्चुअल अजम्पशंस एंड सम अदर एवैल्यूएशन मेथड्स। ठीक है, तो एक्चुअल में जब पैसे देने होंगे तो वो किधर से देंगे, तो वो आपने फंडिंग अरेंजमेंट भी बताना है कि लेट्स सपोज हम हर साल जो है ना अपना एक फंड क्रिएट करते जा रहे हैं, उसमें से एम्प्लॉय का डिडक्ट कर लेते हैं कुछ वो। ठीक है, अगर कुछ इस तरह का है तो, वरना ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन की तरफ चले जाएंगे। या हम हर साल इतनी जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें जो रिटर्न आएगा तो वो हम कोशिश करेंगे कि जो एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है उसके लिए इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें आपने ये डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद है स्कोप। स्कोप अच्छा पढ़ लिया था। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। कंट्रीब्यूशन प्लान में भी सेम है, ये उसमें देखें ये होता है कि आपने बस एक कंट्रीब्यूशन कर देना है, कम फिर अलग हो जाना है। अब जिस फंड में वो कंट्रीब्यूशन की है उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है ना, उसने तो प्रॉपर अपने एसेट्स भी बताने हैं, लाइबिलिटीज़ भी बतानी है, किससे ऑडिट करवाया है, कितने एसेट्स हैं, कैश क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है वो क्या है, सारी चीज़ें उसने डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स एंड अ डिस्क्रिप्शन
ऑफ द फंडिंग पॉलिसी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, परफॉर्मा फाइनेंशियल, वो लाजमी करनी, क्योंकि जो AAFR के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको जानते हैं कि 5-7 नंबर का ये लाजमी पेपर में टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये मतलब इसकी जो फॉर्मेट है वो अक्सर वो याद भी कर लेते हैं। याद करना खैर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप एक जस्ट लेक्चर लें और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ना वो एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स को। बेसिकली इसमें कोई बैलेंस शीट टाइप या इस तरह की चीज़ें नहीं बन रही होती, इसमें स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स इस तरह से स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। ठीक है, और आपने फिर उसकी प्लान एसेट्स की वैल्यूएशन भी देनी है कि अगर आपने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड कोई प्लान एसेट्स भी हैं तो उनकी फेयर वैल्यू क्या है। अगर किसी वजह से उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सके तो आपने उसकी रीज़न देनी है कि क्यों नहीं मैं वैल्यू उसकी डिटरमाइन कर सका, वो आपने डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद है जी डिस्क्लोजर। ये अब जो डिस्क्लोजर है ना, ये अब मैंने आपको इंडिविजुअल एक दफ़ा बताया और अब ये एक कलेक्टिव है कि क्या क्या चीज़ें एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान ने डिस्क्लोज करनी है। वो बेशक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है या डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। वो कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IS 26 आर ऑनरस। ठीक है, ऑनरस मतलब ये है कि इनका फ़ायदा शायद इतना कोई नहीं होता, अगर इसकी सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को पूरा करने लग जाए ना तो एक अच्छी खासी कॉस्ट लग सकती है। द मेन डिस्क्लोजर, अब ये जजमेंट्स है, लाजमी नहीं है कि बेनिफिट्स ना हो, अगर बेनिफिट्स ही ना हो तो फिर तो स्टैंडर्ड ही ना बनता, लेकिन वो बस एक बताना चाह रहे हैं कि ऑनरस हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि द मेन डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड आर सेट आउट बिलो। मेन जो डिस्क्लोजर है वो फिर इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर कुछ एंटिटीज़ चाहती हैं कि हम सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखें क्या है, तो ये स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिस मश्क है कि वो IS 26 का 0.34 से लेकर 36 तक जो देख लें, मतलब 34 से लेकर 36 तक उसमें पेरिस में लिखा हुआ है कि क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। मेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में आपने क्या बताना है। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट इज जस्ट अ टाइप ऑफ बैलेंस शीट, वी कैन से इट। एसेट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पे की है, फेयर वैल्यू है क्या है। ठीक है, डिटेल ऑफ एनी सिंगल इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 5% ऑफ नेट एसेट और 5% ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट की है तो आपने बताना है कि अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट 5% ऑफ नेट एसेट्स या आपकी 5% ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो आपने वो बताना है कि आपने किस जगह पे इन्वेस्ट की है, म्यूचुअल फंड में की है, किधर की है, ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एम्प्लॉयर, अगर आपने एम्प्लॉयर में देखे ना फंड अब अलग से क्रिएट हो गया है ना, तो अगर आपने एम्प्लॉयर में इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसी के शेयर खरीद लिए हैं, उसी को लोन वगैरह दे दिया है, कोई मार्कअप बेस्ड लोन दे दिया, तो आपने उसकी इन्वेस्ट बतानी है, उसकी रीज़न बतानी है, उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि भाई ये आपने अपनी कंपनी के शेयर क्यों खरीद लिए हैं, लिस्टेड कंपनी के, आप किसी और के भी खरीद लेते, वो ज़्यादा पैसे आ जाते। तो इस तरह की चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ अदर देन एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लान, कि अगर एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के अलावा कोई लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, जैसे ऑडिट करवाया है फंड का तो उसके पैसे देने हैं, तो वो देखें ना, एक्चुअल तो नहीं है, वो तो एक क्रूड लाइबिलिटी है, या आपने कोई और सर्विस ली है प्रोफेशनल या कुछ और काम किया है। ठीक है, तो इस केस में आपकी वो लाइबिलिटी क्या है, वो अपनी लाइबिलिटी भी डिस्क्लोज करनी है। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट अवेलेबल फॉर बेनिफिट शोइंग, अब वो जो स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या शो करना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितने आए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितनी आई, मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की हुई थी प्लान एसेट्स में उससे इनकम कितनी आई, अदर इनकम कितनी है, मैंने कितने बेनिफिट्स पे कर दिए, कितने एडमिन एक्सपेंसेस आए, अदर एक्सपेंसेस क्या है, इनकम टैक्स क्या लगा, इन्वेस्टमेंट के डिस्पोजल पे प्रॉफिट और लॉस कितना आया, फेयर वैल्यू पे कितना गेन लॉस आया। ठीक है, ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम अदर प्लान्स में एक ट्रांसफ़र वगैरह किया तो क्या, मतलब एक सारी आपने एक प्रॉपर एक ड्यूरिंग द ईयर जो जो ट्रांजेक्शन्स जो जो उसमें मूवमेंट हो रही है ना उसकी प्रॉपर एक डिटेल्स जो है ना डिस्क्लोजर आपने देना है। लाइन वो नैरेटिव डिस्क्लोजर भी हो सकता है, वो मतलब लाइन आइटम्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो वैल्यूएशन मतलब नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, फंडिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं। अब देखें ना, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ को आजकल हम ना
इसका अपडेटेड जो वर्ड है वो है मटीरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो क्या है इसकी, अदर डिटेल अबाउट प्लान्स क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लान एंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी चेंजेस इन द प्लान ड्यूरिंग द पीरियड, कि आपने प्लान को कोई चेंज किया है, कुछ में मॉडिफिकेशन लेके आए हैं, कुछ प्लान्स को करटेल कर दिया है, कोई नए शुरू किए हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। पहले आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे, इस दफ़ा आपने लिस्टेड सिक्योरिटी अच्छा रिटर्न दे रही है उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो जस्टिफिकेशन ये वो इस तरह की चीज़ें आपने बतानी। देखें जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपने नोट तो लाजमी देना ना कि किस किस कंपनी में की है, कि अगर वो 5% इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है या 5% ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट या नेट एसेट से ज़्यादा है तो वो आपने डिस्क्लोज करना है। उसके बाद है जी डिस्क्लोजर फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। डिफाइंड बेनिफिट प्लान से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्या हैं, एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोमिस्ड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टेड एंड नॉन वेस्टेड, यह भी हम ऊपर पढ़ के आए, ठीक है। आपने उनमें इसकी डिस्टिंग्विशमेंट करनी है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल अजम्पशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड यूज टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू प्रोमिस बेनिफिट, मतलब वो यूनिट प्रोजेक्टेड मेथड है क्या है, ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अगेन आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ कंसल्ट IAS 26 के जो परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो डिस्क्लोज एक दफ़ा कंसल्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। और आपने अगर ये ओवरव्यू अच्छी तरीके से समझ लिया है ना तो वो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, 5 मिनट की भी गेम नहीं है वो, ठीक है। और बाकी पास पेपर्स वगैरह हैं वो आप लाजमी कंसल्ट करें। तो इस ट्रेंड में मोर देन एनफ है ये चीज़ें, इससे बाहर मतलब कोई इतना ज़्यादा डिटेल में या ये वो क्वेश्चंस आपसे नहीं करेंगे। तो ये मैंने एक टू दी पॉइंट रहकर, मतलब कुछ लोग वो हैं जो कि पेपर्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि अपनी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ों को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वीडियोस को, तो उनके लिए भी ये एक बेनिफिशियल वीडियो है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।